Good morning, students. Let's get ready with QuestPod 17. I think this is going to be the most important one weekly talk of English जो हर बच्चा सुनेगा जिसको SBI Assistant Pre क्रैक करनी है. Countdown तो बहुत पहले शुरू हो गया है and we are left with hardly few days for the preparation of SBI Assistant Pre जिसका हमको बहुत दिनों से बहुत बेसब्री से इंतजार था. So let's get ready with QuestPod 17. What all is SBI Pre going to be all about? क्या है effective reading techniques? Definitely कुछ नए words, कुछ थोड़ा सा advanced grammar, कुछ common mistakes लेकर और motivation का dose लेकर फिर से आ गया है QuestPod. आज के सेशन में I just want to begin with something with respect to इफेक्टिव रीडिंग टेक्निक्स. ठीक है, इफेक्टिव रीडिंग टेक्निक्स. रीडिंग करना है सबको पता है, रीडिंग कितने घंटे करना है ये भी पता है, लेकिन हर बच्चे का अपना रीडिंग स्टाइल होता है. यस, अ रीडिंग क्वेश्चन यू कैन से. नाउ व्हेन इट कम्स टू रीडिंग स्टाइल, इससे भी एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस पर्पस के लिए कोई चीज पढ़ रहे हो, कौन सी टेक्निक रीडिंग की अप्लाई करना है, ये डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस के लिए वो पैसेज, वो आर्टिकल, वो पेपर पढ़ रहे हो. सो देयर आर डिफरेंट रीडिंग टेक्निक्स which you can apply depending on the purpose for what you are reading. The first is active reading. Active reading generally मैं बच्चों को जनरल आइडिया या जीएसटी बनाने के समय करवाती हूं. एक्टिव रीडिंग में आप सिर्फ उस पैसेज, उस आर्टिकल का जिस्ट निकालने की कोशिश करते हो. आप शब्दों के मीनिंग में नहीं अटकते. यू डोंट गेट स्टक in the vocabulary of the passage. You just try to get the idea from the passage. That is nothing but active reading. आप जो GST बनाते हो पढ़कर, that is same as active reading. और initially जो beginners होते हैं उन्होंने active reading ही करनी चाहिए. ठीक है, जो book reading आप करते हो that is nothing but active reading. आप शब्दों में नहीं अटकते हो, हर पैराग्राफ का आप आइडिया निकालते हो. दैट इज एक्टिव रीडिंग. नेक्स्ट इज स्किमिंग.
स्किमिंग में आप बहुत फास्ट पढ़ते हो एंड यू जस्ट ट्राई टू गेट व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द पैसेज। एक्टिव रीडिंग में स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती है, स्पीड थोड़ी कम होती है, हर पैराग्राफ पे फोकस होता है। स्किमिंग इज मोर और लेस लाइक बुक रीडिंग, एंड व्हेन स्पेशली यू आर रीडिंग बुक्स लाइक सुधा मूर्ति बुक्स, तो यू जस्ट ट्राई टू स्किम, आप सिर्फ उसके आइडियाज पे फोकस करने की कोशिश करते हैं। एक्टिव रीडिंग और स्किमिंग में डिफरेंस ये है कि एक्टिव रीडिंग में स्पीड थोड़ी सी कम होती है, स्किमिंग में स्पीड बहुत ज्यादा होती है। स्किमिंग या रीडिंग टेक्निक जनरली कैट के स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं अपने आरसी सॉल्व करते टाइम, बिकॉज देयर आरसीज आर प्रीटी लेंथी वंस। स्कैनिंग, स्कैनिंग करते हैं हम, यू नो स्कैनर, राइट? सो स्कैनिंग हम करते हैं जब हमको कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली निकालनी होती है। जैसे कि सपोज एग्जाम में एक आरसी है और आरसी में दिया गया है कि 1858 में कौन से डेट को ऐसा कुछ हुआ था। सो आप क्या करते हो, पैसेज पे एकदम तुरंत जाके जस्ट ट्राई टू स्कैन द नंबर 1858, राइट? सिर्फ 1858 को ढूंढते हो। तो जनरली जब आप फोन बुक ढूंढते हो या आप कोई स्पेसिफिक नंबर्स को कोई किताब में ढूंढते हो, दैट इज द स्कैनिंग टेक्निक, कि आपके दिमाग में कोई चीज फिक्स होती है और जब वही चीज आप पैसेज में ढूंढते हो, दैट इज कॉल्ड एज स्कैनिंग टेक्निक। नेक्स्ट, डिटेल्ड रीडिंग। डिटेल्ड रीडिंग कुछ बच्चे करते हैं जो वर्ड टू वर्ड माइंड में ट्रांसलेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिटेल्ड रीडिंग। Generally, detailed reading is useful only for students who are at a very budding stage or are at a very initial stage of learning English. तो मेरे हिसाब से डिटेल रीडिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे करते हैं। I was going to school and then they translate each and every word in their mother tongue. इसमें vocabulary पे भी बहुत ज्यादा वेटेज दिया जाता है, ठीक है? When it comes to speed reading is a combination of different reading techniques. स्पीड रीडिंग में थोड़ी सी स्किमिंग भी डालते हैं, कुछ एक्टिव रीडिंग भी डालते हैं। सो स्पीड रीडिंग में जनरली आप फोकस करते हो टू गेट मैक्सिमम कॉम्प्रिहेंशन विथ मैक्सिमम स्पीड। स्ट्रक्चर बेस्ड रीडिंग, स्ट्रक्चर बेस्ड रीडिंग जनरली एनालिसिस जब कोई करते हैं आप, जैसे रिसर्च आर्टिकल है, उस रिसर्च आर्टिकल का आपको एनालिसिस करना है, तो देन यू गो फॉर स्ट्रक्चर बेस्ड रीडिंग। अच्छा, फर्स्ट पैराग्राफ में इसने इंट्रोडक्शन दिया, अच्छा सेकंड पैराग्राफ को इसने इससे कनेक्ट किया, अच्छा थर्ड पैराग्राफ में इसने लॉजिकल रीजनिंग दी। सो बेसिकली स्ट्रक्चर बेस्ड रीडिंग इज ऑल्सो अबाउट द लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑफ द पैराग्राफ्स, ठीक है? सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग टेक्निक्स, ये इतने ही नहीं, इसके अलावा भी है, बट ये मेजर रीडिंग टेक्निक्स हैं। कैसे पढ़ना चाहिए, तो एक अच्छा रीडर, एक विवाशियस रीडर को 3-4 रीडिंग टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन रखना चाहिए। क्योंकि अब एसबीआई असिस्टेंट प्री बहुत नजदीक आके खड़े हो गई है, आपको बहुत स्मार्ट वर्क करना है एग्जाम में। सपोज मेरे पास आखिरी के 2 ही मिनट बचे हैं और मेरा पूरा आरसी बाकी है, तो क्या करेक्ट थिंग होगी? मैंने पूरा पैसेज नहीं पढ़ना चाहिए, आई शुड डेफिनेटली स्किप टू द क्वेश्चंस, मैंने डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जाना चाहिए और क्वेश्चंस पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन में दिखता है कि ओके इन विच ईयर दिस इंसिडेंट हैपन, तब मैंने तुरंत स्कैनिंग टेक्निक लगानी चाहिए और वो साल ढूंढना चाहिए जो मेंशन करके मैं आंसर को टिक कर सकता हूं, या वोकैबुलरी के क्वेश्चंस पे जाना चाहिए या डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाना चाहिए। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को ऐसे टाइम पे नहीं छेड़ना चाहिए। इफेक्टिव रीडिंग टेक्निक्स में एक चीज याद रखो बच्चा, ये टेक्निक्स आप कब अप्लाई करो डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हो। मेरे पास बहुत टाइम है और किसी का रिसर्च आर्टिकल मुझे एनालाइज करना है, तो मैं स्ट्रक्चर बेस्ड रीडिंग करूंगी। मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे जल्दी से किसी को आंसर देना है, तो मैं स्कैनिंग करूंगी। मेरे पास टाइम कम है और मुझे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, तो मैं स्किमिंग करूंगी। मेरे पास बहुत टाइम है और मुझे वोकैबुलरी को भी देखना है कि लैंग्वेज कैसी ऑथर की, उसकी वोकैबुलरी कैसी है, तो मैं फिर डिटेल रीडिंग करूंगी। और अगर मुझे जीएसटी बनाना है तो मैं एक्टिव रीडिंग करूंगी। क्लियर? नेक्स्ट, स्टडी प्लान। एज यूजुअल रीडिंग न्यूज़पेपर प्लस बुक रीडिंग आप मत छोड़ें। कुछ बच्चों के मैसेजेस थे कि जैसे ही मैम एसबीआई असिस्टेंट प्री डिक्लेयर हो चुका है, आ गया है, तो क्या हम बुक रीडिंग को स्टॉप कर दें? लुक,
बुक रीडिंग प्री में स्टॉप करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो प्री के लिए इतना काम नहीं आती है। बुक रीडिंग मैं हमेशा से कहती हूँ, इट गिव्स यू लॉट ऑफ स्पीड, और स्पीड प्री से ज्यादा मेंस में इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके लिए बुक रीडिंग ना छोड़ें। वोकैबुलरी रिवीजन जितना हुआ है उसी पे फोकस करें, नए वर्ड्स अभी सीखने का टाइम नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दिस इज समथिंग फॉर मेंस, एज आई यूजुअली से। Last, mock test with analysis. Now you have to start doing some sort of smart work. Smart work क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया इसी सेशन में कि आखिरी के 2 मिनट बचे और मुझे पूरा आरसी करना है, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? I should directly go to the questions, especially the direct questions. Try to scan the passage, try to skim the passage and tick the answers. Or else I should try vocabulary. Clear? Next. SBI असिस्टेंट प्री की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था पिछले 3-4 दिन के फोन कॉल्स में, स्टूडेंट्स के और मेरे इंटरेक्शन में, कम्युनिकेशन में, कि मैम SBI असिस्टेंट प्री के लिए हम क्या करें? सबसे पहले अपना माइंड ये क्लियर करो स्टूडेंट, यू आर नॉट हियर टू बिकम अ लिंग्विस्ट। तुमको लैंग्वेज पे कमांड लाना तुम्हारा पर्पस नहीं है, तुम्हारा पर्पस है कि मुझे इंग्लिश में सबसे ज्यादा स्कोर करना है, मुझे इंग्लिश में सबसे ज्यादा स्कोर करना है। द गेम इज ऑल अबाउट स्कोरिंग द हाईएस्ट मार्क्स इन इंग्लिश। पहले दिमाग में क्लियर करो। क्यों मैम? इससे क्या होगा? इससे फर्क होता है। जब आपका एटीट्यूड ये होता है कि मेरे को इंग्लिश इंप्रूव करनी है, मुझे इंग्लिश में अच्छा जाना है, तो आप स्कोरिंग पे से ध्यान हटा देते हो, तो स्मार्ट वर्क हट जाता है। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है, आपको आपकी रणनीति बदलनी होगी, राइट? फाइनल गेम प्लान जो होता है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लेना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं तो पहले पैसेज पढ़ूंगा, मैम ने बोला है, फिर ही मैं क्वेश्चंस पे जाऊंगा। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड दिस वुड बी अ वेरी फूलिश डिसीजन। व्हाई? बिकॉज पहले पैसेज पूरा पढ़ना फिर क्वेश्चंस पे जाना, दैट विल कंज्यूम एटलीस्ट 6 मिनट्स। मेरे पास 2 ही मिनट बचे, तो मैं क्या एक पैराग्राफ पढ़ के 2 मिनट खत्म कर दूं? नहीं, आपको स्मार्ट वर्क स्टार्ट करना है। दिस इज द टाइम वेर यू नीड टू बी स्मार्ट इन योर डिसीजंस। यू आर नॉट हियर टू बिकम अ लिंग्विस्ट, यू आर हियर टू स्कोर हाईएस्ट मार्क्स लाना है इंग्लिश में। उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाओ, उस हिसाब से अपने दिमाग को चलाओ। पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो। सेकेंड, बेसिकली इंग्लिश आपको स्कोरिंग के लिए पढ़नी है। रिसेंटली मेरा एक स्टूडेंट है बजरंग, जिससे मैंने 3-4 दिन पहले बात की है, और बजरंग से जब बात की तो मुझे लक्ष्मण की याद आ गई। लक्ष्मण, अ स्टूडेंट हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर नाबार्ड। लक्ष्मण का मुझे अच्छे से याद है, ये बच्चे का स्कोर बहुत अच्छा आता था इंग्लिश में। तो सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की लक्ष्मण से कि आप क्लास में एक मॉक टेस्ट देके दिखाओ, हमको देखना है कि आप कैसे इंग्लिश की टेस्ट देते हो और आपको इतना कैसे स्कोर आता है। लक्ष्मण ने टेस्ट दी, सब बच्चों के सामने बैठ के लक्ष्मण ने टेस्ट दी, स्कोर भी देखा तो काफी अच्छा है लक्ष्मण का। अब टेस्ट के बाद बच्चों ने पूछा, लक्ष्मण सर बताइए ना, ये यहाँ पे क्यों आया, ये यहाँ पे ऐसा क्यों आया, आपने इतनी देर में इसको इतनी जल्दी कैसे सॉल्व किया? एंड लक्ष्मण वाज नॉट हैविंग द आंसर्स। व्हाई? बिकॉज लक्ष्मण की पूरी इंग्लिश रीडिंग बेस्ड बन चुकी थी। सेम अभी हाल है बजरंग का। बजरंग का इंग्लिश स्कोर है 28, 29, आउट ऑफ लाता है ये बच्चा 30 में से 30। लेकिन बजरंग को पूछो ये तुमने क्यों मार्क किया, ही इज लाइक अक्षय कुमार ऑफ हाउसफुल 4, पता नहीं कैसे आ गया। द ओनली रीजन इज बजरंग की पूरी इंग्लिश रीडिंग बेस्ड है। तो आपका जो इंटेंशन है वो ये है कि मुझे स्कोर करना है। ऐसा क्यों है? अगर आप ग्रामर सीखने को बैठोगे तो उसके लिए पूरी एक उम्र भी कम है, क्योंकि ग्रामर के इतने रूल्स के एक्सेप्शंस हैं। बट इसके साथ ये शब्द जाता है, मैंने रीडिंग में कहीं पढ़ा था, बिंदास स्टिक करो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, रीडिंग विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। और ऐसा हुआ है, ऐसे कई बच्चे हैं जो IBPS PO 2016, 17, 18 में सेलेक्ट हुए हैं, जिनको नाउन की डेफिनेशन भी नहीं आती है, बट उनकी इंग्लिश की रीडिंग इतनी विवाशियस थी, वो इतने विवाशियस रीडर्स थे कि दे फाइनली मेड इट। सो रीडिंग इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। और रीडिंग की गट फीलिंग, रीडिंग के इंस्टिंक्ट्स के बेसिस पे आप आंसर को बिंदास टिक करें। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये माइंडसेट मत रखो। जस्ट लाइक बजरंग, उसका स्कोर 28 है, 29 है इंग्लिश में, बट वो क्यों है वो खुद भी नहीं बता सकता और बताएगा भी नहीं,
बिकॉज उसकी इंग्लिश पूरी रीडिंग बेस्ड है। ये शब्द यहां जाना चाहिए, ये इतना उसके दिमाग में फिट है। क्यों जाना चाहिए, इज गॉट नो आंसर्स फॉर दैट। क्यों जाना चाहिए, इसके लिए आपको लिंग्विस्ट बनना पड़ेगा। ये जाना चाहिए अगर आप इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, इसका मतलब आपकी क्लियर हो गई इंग्लिश की एग्जाम। नेक्स्ट, बी अलर्ट एंड स्मार्ट व्हाइल स्टार्टिंग, चूजिंग एंड सॉल्विंग द क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों के मैंने मॉक एनालिसिस देखे हैं टेलीग्राम पे जो मुझे भेजो, और मैंने मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को एक ही कमेंट किया है, प्लीज चूज द क्वेश्चंस वाइजली, प्लीज चूज द क्वेश्चंस वाइजली। अच्छा क्रिकेटर वो नहीं होता है जो हर बॉल पे बैट को 6 के लिए घुमाता है, 4 के लिए घुमाता है, मारने के लिए बैट उठाता है। He's not a good batsman. A good batsman, a good cricketer is the one who knows when to play the ball and when to duck the ball. अच्छा बैट्समैन वो है जिसको पता है कि कब खेलना है और कब बॉल को छोड़ देना है। इसीलिए अगर आपके चॉइस ऑफ क्वेश्चन सही नहीं है तो आपका कुछ भी सही नहीं है। मैम कैसे करें फिर हम क्वेश्चन चूज? सिंपल, एसबीआई असिस्टेंट पेपर की स्ट्रैटेजी में आपको क्या करना है, जब सबसे पहले आपके हाथ में पेपर आता है, 30 क्वेश्चन है बेटा, 30 मार्क्स है, 20 मिनट्स है, डन। इसीलिए मैंने मॉक टेस्ट में कहा बेटा आदत डालो, एक एक मार्क के क्वेश्चन पहले उठाओ, क्योंकि पहले 5 मिनट में दिमाग इतना प्रेशर में होता है कि ये गारंटी दे रही हूं मैं, आपको क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ के सॉल्व करना पड़ता है। अब अगर आरसी पहले उठाया तो क्या आरसी को 2 से 3 बार पढ़ोगे तो 20 मिनट तो वैसे भी निकल जाएंगे। एक एक मार्क के छोटे छोटे सेंटेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस उठाएं। अब छोटे सेंटेंसेस रिलेटेड क्वेश्चन फिलर्स भी हो सकते हैं, जिसको हम फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं, स्पॉट द एरर भी हो सकते हैं, मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं, इनएप्रोप्रिएट वर्ड आ सकते हैं, इनको पहले उठाइए, फॉलोड बाय पैराजंबल, क्लोज टेस्ट, आरसी, इसको सैंडविच करना होता है बीच में, और लास्ट में जो क्वेश्चंस आपने स्किप किए। अगर आपको लगता है मैम मैं पूरा पेपर देखने का टाइम नहीं रखता, मत रखो, छोटे सेंटेंसेस 1 मार्क के क्वेश्चंस पहले अटैक करो, क्योंकि अगर आप उसको 2-3 बार भी पढ़ते हो तो ज्यादा टाइम नहीं जाता उसको रीड और रीड करने में। आर यू क्लियर विद द फर्स्ट पॉइंट? सेकेंड, चॉइस ऑफ क्वेश्चंस में कैसे समझे कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ये मॉडरेट है या इजी है, समझाती हूं। एग्जाम शुरू होने के 3 मिनट बाद आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये इजी है, मॉडरेट है या डिफिकल्ट है। एग्जाम शुरू होते ही पहले 3 मिनट में इंग्लिश के आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट क्वेश्चन है। रीजन, पहले 3 मिनट में तुम्हारी थिंकिंग काफी क्लाउडी हो जाती है बिकॉज ऑफ द प्रेशर, एंड इट इज क्वाइट नेचुरल, ह्यूमन बॉडी है। तो पहले 3 मिनट में इसीलिए छोटे छोटे 1 मार्क के क्वेश्चन उठाएं। उसके बाद पहले पढ़ने में जो क्वेश्चन मुझे समझा, अगेन आई रिपीट, पहले पढ़ने में जो क्वेश्चन मुझे समझा, दैट इज एन इजी क्वेश्चन। फर्स्ट पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन नहीं समझा, मुझे सेकेंड टाइम रीड करना पड़ रहा है, दैट इज अ मॉडरेट क्वेश्चन। 2 रीडिंग पर भी क्वेश्चन पल्ले नहीं पड़ रहा, दैट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्लियर? सो योर रीडिंग विल डिफाइन वेदर द क्वेश्चन इज इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। तो फिर मैम ये ट्रिकी क्वेश्चंस क्या होते हैं? ट्रिकी क्वेश्चंस होते नहीं हैं, बेसिकली ट्रिकी ऑप्शंस होते हैं। एग्जामिनर को अगर क्वेश्चन को ट्रिकी बनाना है तो वो ऑप्शंस को बहुत क्लोज कर देता है, एंड दैट बिकम्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। सो एज सच द क्वेश्चन इज नॉट ट्रिकी, द ऑप्शंस आर ट्रिकी। वहां पे आपको संभल के खेलना होगा। ऑप्शंस अगर ट्रिकी है तो कैसा अप्रोच रखें? सबसे पहले ग्रामर पे फोकस करो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ग्रामर को करेगा अलग ऑप्शंस में। सेकंड, यूसेज पे फोकस करो, यूसेज पे फोकस करो। जैसे डॉक्टर क्या देता है? एडवाइस, लेकिन पानी पूरी कहाँ खाना ये फ्रेंड आपको क्या कर रहा है? सजेस्ट। तो सजेस्ट और एडवाइस का फर्क आपको पता चल गया। यूसेज पे आप थोड़ा फोकस करें। चॉइस ऑफ क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, प्लीज बी वेरी अलर्ट व्हाइल यू चूज क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट, कुछ बच्चों के मैसेजेस थे मैम, क्योंकि एसबीआई का आ गया है अभी हॉल टिकट, तो क्या हम रीडिंग बंद कर दें? स्टूडेंट्स 10 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 3 दिन पहले भी अगर तुम इंग्लिश की रीडिंग बंद करोगे, इंग्लिश का स्कोर कम आएगा। लास्ट मिनट रीडिंग विल बी द गेम चेंजर। द मोर यू रीड द बेटर यू स्कोर। अगेन आई से, द मोर यू रीड द बेटर यू स्कोर।
कम से कम 2.5, 3, 2 घंटे की रीडिंग मत छोड़ो। रीडिंग अभी अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं, जो मन कर रहा है पढ़ो, लेट योर mind choose freely the reading material, nothing specific. I don't pressurize you कि यही बुक पढ़ो, यही आर्टिकल पढ़ो, यही न्यूज़पेपर पढ़ो, nothing. Let your mind choose freely कि उनको क्या पढ़ना है, उसको क्या पढ़ना है. So read. अगर आपका एग्जाम परसों है तो आपको आज रात तक रीडिंग करना है। अगर आपका एग्जाम कल है तो आपको रीडिंग करना है। आप 2-3 दिन का भी गैप मत लो, वरना इंग्लिश के स्कोर के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगी। रीडिंग विल बी द लास्ट मिनट गेम चेंजर फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू स्कोर हाईएस्ट मार्क्स इन इंग्लिश। ओके, स्टूडेंट्स, अगेन I say, I know this sounds something very typical of saying every time the same thing कि इंग्लिश का स्कोर में जो वेरिएशन होता है, इंग्लिश के स्कोर में जो नेगेटिविटी आ जाती है बहुत बार बच्चों को, स्कोर को लेकर बच्चों के अंदर जो आ जाती है, उसके लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट दे रही हूँ, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट दे रही हूँ, करके देखना, ठीक है? डू नॉट ट्राई राइट नाउ, मे बी शायद SBI प्री के बाद ट्राई करके देखो, ट्राई करो लेकिन एक्सपेरिमेंट। अगर आपका मूड खराब है, किसी से झगड़ा हुआ है, किसी को आपने डांटा या किसी ने आपको डांटा है, मूड बहुत खराब है, नेगेटिविटी पूरी अंदर भरी है, आप अगर इंग्लिश को हाथ लगाओगे तो वो नेगेटिविटी बढ़ जाती है, बढ़ जाएगी, स्कोर अच्छा नहीं आएगा। वही अगर मूड खराब है, चिड़चिड़ापन है और मैथ्स LR लेके बैठोगे तो ऑटोमेटिकली मूड भी अच्छा होता जाता है एंड यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। इंग्लिश एक ऐसी चीज है स्टूडेंट्स जिसके स्कोर के ऊपर माइंडसेट का बहुत ज्यादा प्रभाव है। तुम्हारा दिमाग अगर थका हुआ है, तुम्हारा माइंड नेगेटिव थॉट से भरा हुआ है, तुम्हारे माइंड में चिड़चिड़ापन या फ्रस्ट्रेशन है, तुम्हारा इंग्लिश का स्कोर अच्छा नहीं आएगा। आप लिख के ले लो, योर स्कोर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर माइंड सेट। पॉजिटिव हो, काम हो, रिलैक्स हो और फिर देखो स्कोर का डिफरेंस कितना महसूस होगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। रीजन, बिकॉज दैट्स द रीजन, इंग्लिश इज एन आर्ट, इट्स समथिंग विच इज सब्जेक्टिव, इट्स नॉट ऑब्जेक्टिव। तो आप इस चीज पे थोड़ा ध्यान दें कि इंग्लिश को मैथ्स के जैसे मत देखो। मैथ्स इज अ टोटली डिफरेंट थिंग एंड इंग्लिश इज कंप्लीटली अ डिफरेंट थिंग। As I said, students, रीडिंग 3 घंटे होनी चाहिए। प्लीज डोंट स्टॉप रीडिंग। पेपर कैसे देना है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स, फर्स्ट थिंग, 1 मार्क के क्वेश्चंस उठाने हैं। 1 मार्क के क्वेश्चंस की कैटेगरी में कौन से क्वेश्चंस आते हैं? स्पॉट द एरर आता है, और जो छोटे सेंटेंसेस वो उठाए, पिलर्स उठाएं, इनएप्रोप्रिएट वर्ड उठाएं, मैच द फॉलोइंग अगर उठा रहे हो तो एलिमिनेट करना ऑप्शन है, ये मत भूलना, एलिमिनेट ऑप्शंस, ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई करें। सेकंड, आपको सैंडविच करना है। कौन से क्वेश्चन को सैंडविच करना है? क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, आरसी। आपको तीनों में से चूज करना है कि कौन सा वाला इजी है। कैसे चूज करें? क्लोज टेस्ट के अगर ऑप्शंस इजी है, क्लोज टेस्ट इजी है। पैराजंबल के सेंटेंसेस में अगर कहीं स्टोरी की झलक है, कनेक्टर्स की झलक है, नाउन प्रोनाउन दिख रहे हैं, इजी है। आरसी के क्वेश्चंस अगर डायरेक्ट है, आरसी इजी है। एंड लास्ट, द रिमेनिंग क्वेश्चंस, जो भी आपने छोड़ दिया है, द रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्लियर? कभी भी याद रखो, एग्जामिनर का माइंडसेट बता रही हूं। अगर उसको 30 क्वेश्चंस बनाने हैं, एग्जामिनर को अगर किसी ने कहा कि तुमको इंग्लिश के पेपर के 30 क्वेश्चंस बनाने हैं, सो वेरी फ्रैंकली स्टूडेंट्स, 15 से 20 भी कह दो, 15 से 20 लड्डू क्वेश्चंस डालेगा। 15 से 20 क्वेश्चंस कहाँ होते हैं? वेरी इजी क्वेश्चंस, वेरी इजी। लेकिन आपको पहचानना पड़ता है 15 से 20 कहाँ इजी है। जैसे कि अगर एग्जाम में 5 स्पॉट द एरर पूछा तो 5 स्पॉट द एरर में से 3 इजी रहेगा, 1 मॉडरेट, 1 डिफिकल्ट, ठीक है। अगर उसने एग्जाम में आरसी के 6 क्वेश्चंस पूछे, 6 में से 2 इजी, 4 मॉडरेट, ऐसे डाल सकता है। अगर उसने एग्जाम में पैराजंबल 5 सेंटेंसेस का पूछा तो 3 पैराजंबल तो कोई भी बिठाएगा, 2 में कंफ्यूजन डाल देगा। क्लोज टेस्ट के 5 है तो हो सकता है 2 इजी करे, 3 एकदम डिफिकल्ट कर दे। आपको ये 15 से 20 जो इजी क्वेश्चंस हैं, वो बॉल्स ढूंढने, जहां पे बैट को घुमाए तो 6 जाना ही जाना है, वैसे क्वेश्चंस आपको ढूंढना है। फॉलोड बाय 5 to 10 मॉडरेट क्वेश्चंस डालेगा एंड द रिमेनिंग वुड बी डिफिकल्ट। 0 to 5 डिफिकल्ट डाल सकता है, ठीक है, डिफिकल्ट 5 या ये डिफिकल्ट डालेगा।
बस आपको वो स्ट्रैटेजी आनी चाहिए कि मुझे इजी क्वेश्चंस उठाने आने चाहिए। क्लियर? एनालिसिस मैंने आपको क्वेस्ट पॉड 11 में बहुत डिटेल में बताया है। सपोज मैं एक मॉक टेस्ट दे रहा हूं, उसका एनालिसिस देख के ही मुझे अगला मॉक टेस्ट देना है। बी वेरी क्लियर। The last analysis that you have done, in fact, the recent analysis of the mock test that you have given and done, you should go through that analysis first and then appear for the next test. Clear? Analysis quest pod 11 में बताया है बच्चा मैंने। Let's get ready with wordsmith. Okay? So आज के wordsmith के जो words हैं, मैंने वो high frequency words उठाए हैं from the Hindu newspaper, and I think this will be very useful for the upcoming SBI assistant examination. So आज का सबसे पहला word है mar. Mar is basically a verb which means destruction, which means spoil कर देना, खराब कर देना, बिगाड़ देना, vitiate करना, blemish करना, and according to the picture you can see the marred scene, basically the destruction that has been there in the pic. Yes, कोई चीज को बिगाड़ देना, it's a verb, ed लगा verb. खराब कर देना, spoil कर देना is marred, the marred side. So you can see in the picture, Hulk is actually marring the whole Avengers team here right now. Okay, let's go for next. Glitches. Glitch is basically a malfunction, a snag. इसके लिए बहुत अच्छा जिफ वैभव सर ने बताया है, तो आपको याद रहेगा glitch is a technical malfunction. Glitch, a small technical problem. Glitch. Next is imperative. Imperative is something which is necessary. So now carrying a mask with you is an imperative thing right now during this pandemic. Imperative is something which is necessary, compulsory, mandatory, incumbent. Next, rhetoric. Rhetoric. Rhetoric is a person, it's a noun. It's basically a person who's pretty effective in his writing or in his speech. And I think I could only imagine of Shashi Tharoor when it comes to the word rhetoric. Rhetoric is somebody who is pretty effective in his writing, in his speech. Next, augment. Augment is increase. Augment is increase. You can definitely see the augment in your English score if you read consistently. Augment, increase. Next, envisage. Envisage. Envisage करना basically यानी imagine करना. Envisage करना, imagine करना ऐसी चीजों को. And I think Doctor Strange is the best one to do that. Envisage. Envisage. Next, contagion. Contagion, if I'm not mistaken, is the name of an English movie also, and we are all aware of this word when it comes to COVID-19. So the contagion, COVID-19, the contagion, a contagious disease, जो फैलती है एक से दूसरे को. Next, averse. Averse. Averse is basically dislike, allergic, जो तुमको नहीं पसंद. For example, I am averse to smoking cigarette. If somebody is smoking around me, I cannot stand that. That's averse. Averse is dislike, allergic. Clear? And many of you many of the students are averse to reading. Par wo nahi chalega. That's a compulsion. Shali, let's go for the next part, and that's grammar geek. Let's start with something with respect to voice, active voice and passive voice. We are talking about grammar geek, the advanced part of grammar. Passive voice क्यों यूज की जाती है? Passive voice किसी भी सेंटेंस में रीडर का ध्यान आकर्षित करने के लिए लिया जाता है. Especially newspapers में आपको passive voice दिखती है. Just to attract the attention of the reader or to focus the attention of the reader to the other part of the sentence, passive voice is used. For example, my bike was stolen. अभी focus किस पे चले गया? Bike पे. Someone stole my bike. तो किसी पे focus चला गया. We often use passive voice when we prefer not to mention who or what does the action. It's not known, it's obvious, or we don't want to. Basically, हमारा ज़्यादा focus sentence के object पे होता है देने के लिए. जब हमारा ज्यादा फोकस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पे करना है तो हम पैसिव वॉइस देते हैं.
जब हमको ज्यादा फोकस सब्जेक्ट पे करना है तो हम एक्टिव वॉइस लेते हैं. जस्ट टू चेंज द फोकस ऑफ द सेंटेंस वी मूव फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस. न्यूज़पेपर्स जनरली विल हैव पैसिव वॉइस. नेक्स्ट, पैसिव वॉइस में फॉर्मेशन ग्रामेटिकली कैसे होता है. प्रेजेंट सिंपल है तो इज आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इज प्लस V3. प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इज आर बीइंग प्लस V3. was were प्लस V3 पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट कंटिन्यूअस अगेन BING है तो कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि आपको पता है जब हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो टेंस शुड नॉट चेंज. व्हेन वी मूव फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस द टेंस शुड नॉट चेंज, द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड नॉट चेंज. इसीलिए हमको किसकी मदद लेना पड़ती है, बीन और बीइंग की. और पैसिव वॉइस बहुत बदमाश है, उसकी एक कंडीशन होती है कि मुझे वर्ब हमेशा V3 फॉर्म में चाहिए, तो इसीलिए वो पास्ट पार्टिसिपल को अपने साथ ले लेता है. एंड वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ बीन, बीइंग एंड बी to maintain the tense of the sentence same as in the active voice. Okay, so present perfect में has have been plus past participle, past perfect had been plus V3 form, and future simple will be plus V3 form. So passive voice का जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि वो ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करे ना कि सब्जेक्ट. ठीक है, और पैसिव वॉइस के तीन ही कंडीशंस हैं. मेन वर्ब को मैं V3 में लेकर जाऊंगा, टेंस नहीं बदलना चाहिए, और तीसरा मीनिंग नहीं बदलना चाहिए सेंटेंस का. क्लियर? लेट्स गो फॉर द मोस्ट अवॉइडेबल सॉलिसिज्म्स हियर. व्हेन इट कम्स टू मोस्ट अवॉइडेबल सॉलिसिज्म्स देयर आर सम सिंपल एरर्स. आई क्लोज्ड वेरी क्वाइटली द डोर. कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो मिडल में आना चाहिए सेंटेंस के, कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में आना चाहिए, और कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो सेंटेंस के एंड में आते हैं. And it is one of them. I close the door very quietly. इसको place of adverbs. Okay. Next, we drive usually to home. No, we usually drive home. This is how you use the adverbs. If I will see Mahesh, I will call you. जैसे मैंने हमेशा बोला है, एक वाक्य में दो will, दो shall, एक will, एक shall साथ में नहीं आते. So if I see Mahesh, I will call you. और will के साथ भी if नहीं जाता है. So, आज के अवॉइडेबल सॉलिसिज्म में एडवर्ब का प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा एक वाक्य में दो विल, दो शाल, एक विल, एक शाल साथ में नहीं आते हैं, और इफ के साथ तो विल की बिल्कुल भी नहीं बनती है. ठीक है? So let's come down to the part motivation and one of my favorite stories today. Ready? शुभम सर का ये बज़वर्ड है, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, है ना? आई थिंक अगर उनको रात में 12 बजे भी नींद में से किसी ने उठा के पूछा तो उनके मुंह से यही निकलेगा कि अगर आपको बैंकिंग क्रैक करना है तो आपको दो चीजें चाहिए, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी. राइट? तो आज इसी दो वर्ड्स को लेकर मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरी आपको बताना चाह रही हूं. ठीक है? पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी मैम आती कहां से है? पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी आती है पैशन से. ऐसा पैशन, ऐसा जुनून जो तुमको सोने नहीं देता, ऐसा पैशन, ऐसा जुनून जो तुमको अपने हर बोरिंग काम में भी इंटरेस्टिंग बनाने की ताकत रखता है. ऐसा पैशन, ऐसा जुनून जो जितनी बार भी हारो उतनी बार दोबारा हिम्मत देता है उठ के खड़े रहने की. ये पैशन ही है जो पेशेंस और कंसिस्टेंसी को बढ़ावा देता है. बट मैम ये पैशन आता कहां से है? कहां से आता है पैशन? साइकोलॉजी के ये कुछ टर्म्स या कनेक्टिंग लिंक्स हैं. पैशन आता है जब आप आपके पर्पस से कनेक्ट करते हो. When you connect with your purpose, you get the necessary required passion. जब तुम अपने पर्पस से कनेक्ट होते हो. बैंकर तो बनना है, लेकिन क्यों बनना है? लाइफ में कुछ कर दिखाना है, लेकिन वो क्यों कर दिखाना है? वो जो क्यों वर्ड का आंसर है ना, वो बेसिकली तुम्हारा कनेक्शन है. वो क्यों वर्ड का आंसर तुम्हारा कनेक्शन होता है. पर्पस से कनेक्ट होने से पहले तुमको पर्पस ढूंढ निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो तुम्हारे पास अगर पर्पस है तो तुम उससे कनेक्ट होते हो. अगर तुम अपने पर्पस से कनेक्टेड हो तो तुम्हारे पास पैशन है, और जिसके पास पैशन है उसी के पास पेशेंस और कंसिस्टेंसी है, विच आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स फॉर द सक्सेस फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. ठीक, ये तो हो गया साइकोलॉजी में. ठीक है, साइकोलॉजी की भाषा में पैशन, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, कनेक्टिंग विद पैशन थोड़ा सा समझने में मुश्किल है. आसान लैंग्वेज में
तुमको जब जिंदगी में कुछ हासिल करना है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये 10% ऑफ द क्राउड को ही समझता है कि मेरे लाइफ में कुछ पर्पस चाहिए, मेरा उस पर्पस से कनेक्शन चाहिए, उस कनेक्शन से ही मेरे अंदर पैशन आएगा और उस पैशन से ही मेरे अंदर पेशेंस और कंसिस्टेंसी आती है। ये 10% क्राउड को समझ जाती है बात, और जिसको समझ जाती है उसी को हम कहते हैं ही सेल्फ मोटिवेटेड। उसको फिर किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। और ऐसे कई बच्चे क्रॉनिकल्स ऑफ ट्रायम्फ में आकर गए हैं जो कहते हैं ना मैडम हमने किसी का मोटिवेशन नहीं देखा, घर के हालात ही ऐसे थे कि पढ़ना वाज द ओनली ऑप्शन। और इसी वजह से एक टर्म निकली है सेल्फ मोटिवेटेड। ऐसे ही बच्चे होते हैं जो इस साइकिल को समझ जाते हैं एंड दे आर सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट्स। बट 90% बच्चों को ये चीज नहीं कनेक्ट करती है, ये चीज नहीं समझती है, ये चीज नहीं जमती है। तो ऐसे बच्चों ने क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चों ने अपने मेंटोर को फॉलो करना चाहिए, अपने कोच को, अपने गाइड को फॉलो करना चाहिए ब्लाइंडली। कैसे मैम बताइए, समझाती हूं। छोटी सी एक कहानी है, ठीक है। एक माँ है, उसका एक बेटा है जो ये सपना देखती है कि मेरा बेटा बड़ा होने के बाद बहुत बड़ा फुटबॉलर बने, ठीक है। मां एक सपना देखती है कि मेरा बेटा बड़ा होने के बाद बहुत बड़ा फुटबॉलर बने। 4 साल की उम्र में उस लड़के को मां एक कोच से मिलाती है, वन ऑफ द बेस्ट कोचेस से मिलाती है और कहती है कि मुझे इस बच्चे को फुटबॉलर बनाना है और आप इतने बड़े कोच है, प्लीज मेरे बच्चे को आप ट्रेन करिए। कोच कहता है ठीक है बट 4 साल की उम्र बहुत छोटी उम्र है। मां कहती नहीं, मेरा लक्ष्य फिक्स है, मुझे मेरे बच्चे को फुटबॉलर बनाना है, आप प्लीज इसको ट्रेन करिए। कोच कहता है ठीक है, लेकिन 4 साल की उम्र काफी छोटी है, आप इसको एक 7-8 इयर्स की एज में लेकर आइए मेरे पास। बच्चा 8 साल का हो जाता है, मां फिर लेकर जाती है उसी कोच के पास, कहती है मेरे बच्चे को फुटबॉल सिखाइए। कोच कहता है अभी मैं आपके बच्चे को एनरोल करूंगा, आप रोज 2 घंटे इसे यहां पे ग्राउंड पे लाके छोड़ेंगी। मां कहती है ठीक है। बच्चे के मन में फुटबॉलर बनना है ये चीज प्रोग्राम हो गई थी, क्योंकि मां कहती है ना लाइफ में कुछ करना है, कर दिखाना, तो फुटबॉलर ही बनना, ये चीज दिमाग में बैठ गई। बट क्यों बनना है उसको पता नहीं था, छोटा बच्चा है 8 साल का। कोच हर वो काम उस बच्चे से करवाता है जो उसका स्टैमिना बढ़ाए, जो उसके लेग्स को मजबूत करे भागने के लिए। ओके, उसके लेग्स में स्टैमिना लाए, जंपिंग स्किल्स सिखाता है, रनिंग स्किल्स सिखाता है, ग्राउंड पे उतनी देर रहने की कैपेसिटी सिखाता है। एक दिन ये बच्चा अपने कोच से पूछता है, 8-9 साल की उम्र का लड़का कहता है कि आप मुझे जो करवाते हो मैं करता हूं, मम्मी कहती है कि तुझे फुटबॉलर बनना है, मैं उसी तरफ जा रहा हूं, बट मैं ये प्रोसेस क्यों फॉलो कर रहा हूं मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। कोच कहता है तुम इसको समझने के लिए छोटे हो, लेकिन अगर तुम जो बोला वो करोगे ना तुम्हें रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। बच्चा होशियार होता है, कहता है कि जब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं ये क्यों कर रहा हूं और आप बोल रहे हो कि जो बोलोगे करोगे तो फायदा होगा, कैसे फायदा होगा जब मुझे समझ ही नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूं। उसको वो फुटबॉल का कोच बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता है। फुटबॉल ग्राउंड के पास छोटा सा पॉन्ड होता है, फुटबॉल ग्राउंड के पास एक छोटा सा पॉन्ड है, ठीक है। फुटबॉल कोच कहता है एक बैग है जिसमें कोयले भर के रखे जाते हैं, तो ये बैग अंदर से क्या हो जाएगा, पूरा काला हो जाएगा। जिस बैग में आप साल, 2 साल, 1.5 साल, 1 महीना, 2 महीना कोयले भर के रखोगे तो ये बैग क्या हो जाएगा, पूरा काला हो जाएगा। हाँ ठीक, इस बैग को वो क्या करता है, उस कोयले में जिसमें प्लास्टिक बैग है जिसमें कोयले भरे जाते हैं उसको वो कोच होल कर देता है और कहता है उस बच्चे से कि तुम इस पॉन्ड से इस घर में उस फटे हुए काले बैग में पानी लाकर एक बकेट में डालोगे। क्या कहता है, ये पॉन्ड से उस फटे हुए ब्लैक बैग में पानी भरोगे और एक बकेट में यहां रहेगी, वो बकेट में भरोगे। 8-9 साल का बच्चा है, कोच है, बात मान लेता है। वो काला बैग जिसमें कोयलों का कालापन है, वो बैग को होल किया हुआ है, वो बच्चा पॉन्ड से पानी लेता है और उस बकेट में डालता है। अभी जब बैग में छेद है तो क्या बकेट भरेगी, नहीं भरेगी ना।
तो एक दिन दाता है तो कम से कम थोड़ा सा पानी आता है, अगले दिन थोड़ा सा पानी, उसके अगले दिन थोड़ा सा पानी, फिर 5वें 6ठे दिन वो लड़का कोच से पूछता है, सर आप मुझे क्यों करवा रहे हो? What sense does it make? Can you see कि ये बैग में छेद है, जो पानी मैं यहां से भरता हूं वो बकेट में जाने तक तो पूरा आधे से ज्यादा गिर जाता है, तो what sense does it make? आप मुझसे क्यों करवा रहे हो? 6 दिन के बाद वो कोच उसको बुलाकर ये दिखाता है कि अब ये बैग को देखो, भले ही मैं जानता था ये बैग में होल था, भले ही तुमको लग रहा है कि बकेट में पानी नहीं आ रहा है, लेकिन वो बैग पूरी अंदर से साफ हो गई है। जो बैग काली थी वो बैग पूरी अंदर से साफ हो गई है, क्योंकि डेली तुम उसमें पानी कैरी कर रहे हो। इसका मतलब जो प्रोसेस को तुम ब्लाइंडली फॉलो करते हो, भले ही उसके रिजल्ट्स आपको इतने ऑब्वियस एक्सटर्नली नहीं दिखते हैं, वो पानी डालने से बकेट भले ही पूरी भरी नहीं हो, लेकिन उसके इंटरनल चेंजेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जो प्रोसेस तुम जिस मेंटर, जिस गाइड, जिस कोच को फॉलो करोगे, भले एट द एंड ऑफ द डे एक्सटर्नली तुमको टाइम लगेगा, लेकिन इंटरनली तुम्हारे अंदर बहुत बड़े चेंजेस हो रहे हैं। उसी बैग की तरह जो एक काला बैग था कोयले रखने की वजह से, वो पूरा अंदर से व्हाइट हो गया था, भले ही ज्यादा बकेट नहीं भरी थी, लेकिन बहुत अंदर मेजर चेंजेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब आप पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ प्रोसेस फॉलो करते हो, एक्सटर्नल चेंजेस दिखने को टाइम लगता है, लेकिन इंटरनली बहुत बड़े चेंजेस हो रहे हैं, ये बात मत भूलना। तो पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी का रिजल्ट जो होगा, वो भले ही आपको 1 साल में बैंकिंग दिखेगा, लेकिन इंटरनली तुम्हारे अंदर जो चेंजेस होंगे वो इस बैग की तरह होंगे। ठीक है, तो चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग, कीप रीडिंग, एंड एसबीआई असिस्टेंट प्री के लिए आर यू एक्साइटेड? थैंक यू।